गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है। जैसा आप जानते हैं, आज है 28 अगस्त 2023 और आज है एक मंडे। देखो, हर मंडे या फिर हर वीक जैसे स्टार्ट होता है ना, एक नई एनर्जी और नया एंथुसियाज्म आप सभी के अंदर होता है। आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं आपने जो भी टारगेट सेट किए होते हैं उस वीक के अंदर, आपकी पूरी कोशिश रहती है कि इन टारगेट्स को मैं इस हफ्ते के अंदर अच्छे से अचीव ही करूंगा। राइट। हमारी पूरी टीम जो प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन की है, उसकी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। अब लास्ट वीक आप सभी की तरफ से एक ना सजेशन आया था कि सर रिवीजन कैसे करें प्रीलिम बूस्टर की। तो आप सभी ने बोला भी कि सर इसके कुछ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि हम मंडे से ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली आज से ये चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है। प्रीलिम बूस्टर के एंड में ना, जब खत्म होने वाला है होता है, वहां पर मैं आपको ना डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस दिया करूंगा। ठीक है। और ये 2 से 3 क्वेश्चन ना, जैसा यूपीएससी आजकल क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी पैटर्न पे होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उसपे किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन सोचना है और नीचे मुझे कमेंट्स में आंसर करना है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे अकॉर्डिंगली हम उसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिया करेंगे। इससे पता होगा क्या, जो हम पुराने टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं उनको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो सर, ये चीज़ तो हमने इंप्लीमेंट कर दी क्योंकि आप सभी का ऐसा सजेशन था, तो ये चीज़ इंक्लूड आज से हो चुकी है। आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, आपकी तरफ से चाहिए मुझे कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज़ की, कि जो टारगेट्स आप फॉलो कर रहे हो ना, जो आपने सेट किए हैं, इनको आप अच्छे से फॉलो करके इनको अचीव करोगे। प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली देखोगे, अपने जो, ठीक है ना, अच्छे दोस्त हैं आपके जो इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी आप डेफिनेटली इस चीज़ को आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक्चुअल में ना क्या, हमारी टीम के लिए जो एक्चुअली हार्डवर्क कर रही है इसके लिए, क्योंकि जो एमसीक्यू बनाने हैं ना, इसमें काफ़ी एक्चुअल में टाइम लगता है। तो इनको बनाने के लिए काफ़ी सारा एफर्ट लगता है टीम का। तो आपके लाइक्स हो गया, आपके कमेंट हो गया, इनके माध्यम से जो आप हमें प्यार देते हो ना, यही पूरी टीम के लिए अच्छे से मोटिवेशन रहती है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। तो डेफिनेटली आप रेगुलर रहिए, कमिटमेंट के साथ इसको फॉलो कीजिए। अपने टारगेट्स जो आप वीकली सेट करते हो, चाहे स्टैटिक की हो गया, करंट की हो गया, उनको फॉलो करते रहिए। और जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, डेफिनेटली उसके अंदर आप यूपीएससी का अपना जो टारगेट है उसको आप अचीव कीजिए। यही हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिल्म बेस्ड न्यूज़ डिस्कशन। आप यहाँ पर देख सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर को, और एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, देखो बिल्कुल हर किसी को इनका नाम पता है। 2021 में जब ओलंपिक्स हुए थे, तब तो उन्होंने जो इतिहास रचा था, उसके बाद हर किसी को जानते हैं ये, मतलब हर कोई इनको जानता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, तो नीरज चोपड़ा जी ने ना दोबारा हिस्ट्री क्रिएट करी है। कैसे? देखो, ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है। ठीक है ना। तो इतिहास पे इतिहास इनके द्वारा रचा जा रहा है, एंड बीइंग एन इंडियन हम सभी को इनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। इन्होंने जो पहले इंडियन बने हैं गोल्ड मेडल जीतने के इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उसी तरह से अगर आप और नोटिस करोगे, देखो हमारी जो 4x400 मीटर रिले टीम है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या हुआ, हमारी जो ये टीम थी, ये फाइनल्स तक पहुंची। ठीक है। सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फाइनल के अंदर पहुंचे थे, और फाइनल के अंदर ना कल मतलब अभी 3-4 घंटे पहले इनका फाइनल होकर हटा है। न्यूज़पेपर में अभी रिपोर्ट नहीं आई है, बट वैसे कल अभी मतलब अभी 3-4 घंटे पहले जो इनका फाइनल हुआ था, उसमें इनकी 5th स्पॉट आई है। बट नन द लेस कि भले ही हम मेडल नहीं जीत पाए यहाँ पे, पर इनका जो परफॉर्मेंस थी वो अपने आप में बहुत ही उम्दा थी। अगर आप इनकी जो सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंस को एक बार आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, जहां पर ये क्वालिफाई किए थे ना फाइनल के, उस परफॉर्मेंस को आप देखना, उसमें सेकंड आए थे हम लोग। वो परफॉर्मेंस बहुत ही अपने आप में बढ़िया थी, फाइनल में भी बढ़िया परफॉर्म किया। पर हम बेसिकली मेडल यहाँ पे नहीं जीत पाए, पर डेफिनेटली इन सभी के भी हम बिल्कुल प्राउड है। ठीक है ना। इनकी काफ़ी न्यूज़ इनकी आ रही है। एक और न्यूज़ याद है, लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी जो बिजनेस 20 के बारे में। उसके अंदर हमने एआई की बात करी थी और कैसे हमें एथिकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, एथिकल यूज़ होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। याद है ना। एक्चुअली उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, और एग्जैक्ट वही बोला जो हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कशन किया था, कि हमारे पास एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज़ के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करने हैं। ये देखो, वीकेंड पे भी कुछ खबरें आई हमारे पास, स्मार्ट सिटीज अवार्ड, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसके द्वारा ना अवार्ड्स दिए गए, किसके? स्मार्ट सिटीज अवार्ड। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो कि इंदौर को बेस्ट सिटी और मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट इस तरह से बताया गया है। अब थोड़ा सा स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में समझ लेते हैं। अच्छी बात है स्मार्ट सिटी मिशन, पर थोड़ा सा ना इसका इश्यूज भी इसमें अंदर आए हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, 2015 के अंदर ना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया। सर, लॉन्च क्यों किया गया? लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि हमारी जो सिटीज़ हैं, उनके अंदर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएँ, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो,
एंड लोगों की जो ज़िंदगी है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा और इम्प्रूव करें। जो बात होती है ना ईज़ ऑफ लिविंग की, वो यहाँ पे हमारा यहाँ पे टारगेट आप मान सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम स्मार्ट सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि लोगों को गवर्नेंस हो गया, बाकी और चीज़ें कहीं न कहीं उनकी बेहतर हो पाएँ चीज़ें, अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर्ली मिल पाएँ। अब 2015 में ना ऐसा बोला गया था कि हम ना 100 सिटीज़ को मतलब 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करेंगे। सर कब तक करेंगे? देखो कब तक तो पहले बोला गया था कि हम यहाँ पर ना 2021 तक इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। पर फिर क्या हुआ? हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 2023 तक, फिर हमने एक्सटेंड कर दिया अब इसको 2024 तक। तो मल्टीपल डिलेज़ होते जा रहे हैं मतलब इस चीज़ के अंदर। गवर्नमेंट का कहना है कि पैंडेमिक आ गया था, उस वजह से डिले हुआ है, पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एक्चुअली हमारी जो प्रोग्रेस थी ना, वो काफ़ी पीछे चल रही है। जो हमारे टारगेट्स हैं ना, उनसे हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो इस वजह से बार-बार ये जो टारगेट्स हैं ना, इनको डिले किया जा रहा है। बट नॉनदलेस अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ईज़ ऑफ लिविंग आ रही है और बाकी चीज़ें भी आप देख पा रहे हो, सिटीज़न फ्रेंडली हम सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के जो अवार्ड हुए हैं, उनको ज़रा समझ लेते हैं। इंदौर को बेस्ट सिटी बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना? और सूरत और आगरा को आप देख सकते हो सेकंड एंड जो थर्ड बेस्ट सिटी इस तरह से उनको बताया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप ओवरऑल नोटिस कर सकते हो। ऊपर से स्टेट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अभी मध्य प्रदेश हो गया, वो यहाँ पर हमें टॉप पे देखने को मिला है। इंदौर को अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे होता है, ठीक है ना? उसके अंदर भी आप जानते हो कि इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना इस चीज़ की, ये नोटिस करना क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसकी हमें देखने को मिल जाती है। स्टेट्स के अंदर मध्य प्रदेश टॉप किया, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आया आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर आप नोटिस कर सकते हो, चंडीगढ़ टॉप पे रहा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या था ना जो आपके प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है? हमने देखा ना जैसे ये प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं, उनके क्या टर्म्स हैं, उनके आउटकम्स क्या निकले एंड कहीं न कहीं इन्होंने जो प्रेज़ेंटेशन सबमिट करी, इस बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर ना ये कुछ आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोयंबटूर को बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा दिया गया। यहाँ पर जो लेक्स को उन्होंने रेनोवेशन करी है, रिस्टोरेशन करी है और जो यहाँ पे सड़कें हैं ना, जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, तो मॉडल रोड्स एक तरह से उन्होंने यहाँ पे डेवलप करी हैं। तो कोयंबटूर का आप एग्ज़ाम्पल अपने मेंस के अंदर के आंसर के अंदर लिख सकते हो। इकोनॉमी के अंदर आप बात करो स्पेशली जो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ पर ना जबलपुर ने टॉप किया है, ठीक है? जबलपुर दरअसल में ना जो आपके स्टार्टअप्स हो गया, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। इन्क्यूबेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग उन्होंने काम किया है, कि किसी को कुछ ना नया स्टार्टअप खोलना है या फिर कुछ अपने बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो वहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट तरह की हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कुछ यहाँ पे उनको एडवाइसेस हो गया, इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीज़ें दी जा रही है, तो इसलिए जबलपुर टॉप पे है। उसी तरह से गवर्नेंस के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, तो चंडीगढ़ की सर्विसेज़ टॉप पे आई हैं, ठीक है ना? कि लोगों को अच्छे से सर्विसेज़ मिल रही है। इनकी पब्लिक बाइक शेयरिंग एक फैसिलिटी है, उसको यहाँ पे काफ़ी सराहना करी गई है, ठीक है ना? तो ये सारी अच्छी-अच्छी बातें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर आप नोटिस करो, चाहे आप क्राइम ट्रैकिंग हो गया, ठीक है ना? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर सप्लाई, ये अलग-अलग माध्यम के अंदर हमने अच्छा काम यहाँ पे किया है। हमारे पास देखो हर सिटीज़ के अंदर ना यहाँ पे सेंटर्स हैं ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहीं से ही पारे सारे के सारे जो सिटी के ऑपरेशंस होते हैं, वो यहीं से सारे वर्क करते हैं कि कहाँ पर क्या इश्यूज़ आ रहा है, कैसे ट्रैकिंग करनी है, ये सारा एक कमांड सेंटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है BA.2.86। देखो कुछ नहीं है, आपको कोविड-19 पैंडेमिक पता है? बिल्कुल। देखो अलग-अलग हमने ना इसके वेरिएंट देखने को मिले, आपको जानते होंगे इसके ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जानते होंगे, तो दरअसल में ना उसी का ही एक ऑफशूट आइडेंटिफाई किया गया है BA.2.86। तो डब्ल्यूएचओ ने बताया कि म्यूटेशन हो चुकी है इसके अंदर, तब ये यहाँ पे हमें मतलब ओमिक्रॉन वायरस के अंदर जो म्यूटेशन थी, उससे हमें ये कोविड वेरिएंट देखने को मिला है और इसको अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया गया, जैसे स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, इज़राइल, डेनमार्क, यूएस और यूके। ठीक है ना? पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था जुलाई के अंदर, ठीक है? डेनमार्क के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। अब क्या सर हमें इससे डरने की ज़रूरत है? देखो आज के टाइम के ऊपर कोविड-19 से तो कोई डरता ही नहीं है, तो इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखो एक्चुअल में ना लोगों के अंदर अब अच्छी खासी इम्यूनिटी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है ना? हम हर कोई कहीं न कहीं ना जैसे मैं भी खुद ओमिक्रॉन जब वेव आई थी, उसके अंदर मुझे भी हो गया था कोविड-19। इसी तरह से किसी न किसी वेव के अंदर लोगों को हुआ ही है। तो एक ज़्यादातर लोगों के अंदर मेजरली हमें इम्यूनिटी देखने को मिल चुकी है। वैक्सीनेशन भी हमने जैसा बताया था 200 करोड़ वैक्सीन्स हमने इंडिया में ही लगा दी हैं। तो काफ़ी हद तक ना हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी है, तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि लोगों की डेथ होगी या इस तरह का होगा। तो जो कि एक अच्छी बात है कि इम्यूनिटी लोगों के अंदर अच्छी खासी आ चुकी है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ शिव शक्ति पॉइंट। देखो सैटरडे या संडे की बात है, आई थिंक सैटरडे की बात है, तब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चीज़ अनाउंस करी गई, शिव शक्ति पॉइंट को भी मैं थोड़ा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देखो एक्चुअल में अगर हमारे जो यंग बच्चे हैं,
इनको हमें इंस्पायर करना है, ठीक है ना? हमारी यंगर जनरेशन है, वो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस फील्ड में आए। तो इस वजह से ना हमने क्या किया, 23 अगस्त, वो वाला दिन जिस दिन हमारा जो चंद्रयान 3 है, वो लैंड किया था, जो सॉफ्ट लैंडिंग करी गई थी, उस पर्टिकुलर डे को हम नेशनल स्पेस डे के तौर के ऊपर मनाएँगे, ठीक है ना? तो एक बहुत अच्छा ना हमारे यंग माइंड्स के ऊपर ना एक अच्छा इम्प्रिंट छोड़ के जाता है। हमारी कंट्री के अंदर आप जानते होंगे ना, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मून तक ले गए हैं। कैसे? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ बनाई है, ठीक है ना? चंद्रयान 3 को बनाया है, इस तरह से वर्क किया है, तो मेक इन इंडिया को भी यहाँ पे एक मेजर बूस्ट मिल सकता है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था। उसी तरह से शिव शक्ति पॉइंट को अनाउंस किया गया है। शिव शक्ति पॉइंट दरअसल में ना महिला साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे उनकी यहाँ पे बात करी गई है। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो ना, तो कई बार हम इतना नहीं देख पाते, पर बहुत सारी महिला साइंटिस्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे आप बात कर लो केएल कल्पना जी की, जो कि चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ठीक है ना? एम वनीता जी का आप देख सकते हो, ठीक है ना? उन्होंने चंद्रयान 2 के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसी तरह से रितु काड़ीहाल जी, ठीक है ना? तो ये बहुत सारी, ये तो 3-4 नाम मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट थी, जो महिला थी, जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सक्सेस करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस देने के लिए आप कह सकते हो शिव शक्ति पॉइंट का हमने नाम रखा है। ये कौन-सा जगह है? ये वो जगह है जहाँ पर हमारे जो विक्रम लैंडर थे ना, उन्होंने 23 अगस्त को यहाँ पे टच डाउन किया था। तो उसको बोला गया है शिव शक्ति पॉइंट। इसी तरह से एक नाम और रखा गया है, उसका क्या नाम है? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट पता क्या है? देखो चंद्रयान 2 आप जानते हो पूरी तरह हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वहाँ पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी 2019 के अंदर, है ना? जब सक्सेस नहीं मिली थी। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि इसको हम तिरंगा पॉइंट बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं तिरंगा पॉइंट? देखो हमें ना हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सफलता का रास्ता है ना, वो कहीं न कहीं हमारी जो असफलता है वहीं से होकर जाता है। बोलते हैं ना कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन, ठीक है ना? किसके लिए? सक्सेस के लिए। सक्सेस चाहिए तो कहीं न कहीं फेलियर होना मतलब हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग भी मॉक टेस्ट के अंदर खराब परफ़ॉर्म करते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर यहाँ से मॉक टेस्ट से सीखते हो, तब जाके आप यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर कहीं न कहीं अच्छा परफ़ॉर्म करते हो। तो हमने भी चंद्रयान 2 से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उसी सीख की वजह से आज हम सक्सेस हो पाए हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्क करने के लिए हमने तिरंगा पॉइंट का नाम रखा है। आई होप आप शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और नेशनल स्पेस डे के बारे में सारी बातें समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो मिथाइलो, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा नाम है, मिथाइलो वाइक माइक्रोबियम ब्यूरेटिनेस 5GB1C। बस थोड़ा-सा एक आइडिया रखो कि इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। किसी ने मुझे कमेंट्स में भी मेंशन किया था कि ये सर टॉपिक मिस हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने एक्चुअली नोटिस किया हुआ था कि इसको मैं डिस्कस करूँगा, बट किसी कारणवश मैं पिछले हफ्ते नहीं डिस्कस कर पाया था, तो मैंने सोचा आज डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है सर ये मुद्दा? देखो एक्चुअल में ना आप जानते होंगे हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज़ के बारे में जानते होंगे। जब भी हम इसकी बात करते हैं हमारे दिमाग में शायद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? जो कि बात ठीक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप नोटिस करो तो बहुत एक इश्यूज़ वाली होती है, और हमारी पूरी दुनिया के अंदर ना हम कोशिश भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से कम किया जा पाए। पर एक्चुअल में अगर आप और गैसेज़ देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीथेन की बात कर सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर सकते हो, आपकी जो फ्लोरिनेटेड गैसेज़ होती हैं, आपके एचएफसीज़ वगैरह, कहीं न कहीं उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? देखो ये बताता है कि हर जो गैस है, वो कहीं न कहीं कितना हीट ट्रैप करती है रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का पॉइंट क्या है? आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ना एक बेस मान लिया, उसको 1 मान लिया, तो उसके कंपैरिज़न में बाकी गैसेज़ कितना यहाँ पे हीट करती हैं, उसको बोलते हैं मतलब कितना हीट जो हर गैस ट्रैप करती है, उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो मीथेन का अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आप देखोगे, वो 25 है, यानी कि इससे 25 टाइम ज़्यादा है। समझे इस बात को? पॉइंट आप इतना समझो कि अगर आपके पास लेट्स से 1 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ग्राम है मीथेन, कहीं न कहीं ना जो मीथेन है, उसकी क्वांटिटी उतनी ही है, पर ये ज़्यादा वार्मिंग पोटेंशियल को कॉज़ करेगी। तो इस वजह से ना हमें इनके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि अगर आप नोटिस करो, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी एनवायरनमेंट के अंदर मात्रा ज़्यादा है, पर एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बाकियों का ज़्यादा है। पॉइंट समझे? तो अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे तो 76% कहीं न कहीं जो कंट्रीब्यूशन है, उसके पीछे कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन 16% हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, फ्लोरिनेटेड गैसेस 2%। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन है। तो डेफिनिटली मीथेन को भी कहीं न कहीं कम करना ना हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो इसीलिए ना रिसर्च हुई कि कैसे इस मीथेन को हम कम कर सकते हैं। उसके लिए ना हमने एक बैक्टीरियल स्ट्रेन बनाया है। उसी का ये नाम है, जो लंबा-सा नाम आप देख रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, ये मीथेन को कंज़्यूम करेगा। उस वजह से कंज़म्पशन की वजह से कहीं न कहीं मीथेन की जो मात्रा है, एनवायरनमेंट के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो कम होगी, एंड अकॉर्डिंगली हम मीथेन को कम कर पाएँगे। ऐसा रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि अगर
हम मीथेन को 0.3 से 1 पेटाग्राम के बीच में रिमूव कर देते हैं बाय 2050, उससे हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो कहीं न कहीं 0.21 टू 0.22 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? पेटाग्राम का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 15 ग्राम। अगर इतना हमने रिमूव कर दिया ना 0.3 टू 1 पेटाग्राम, तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ना हमें 2 चीज़ें समझनी है। एक हमें समझना है कि मेथनोट्रॉफ क्या होते हैं, एक होते हैं मेथनोजेन्स क्या होते हैं। देखो जेन वर्ड आप समझते हो? जेन वर्ड कहीं न कहीं ना जेनेसिस से आता है। जेनेसिस का मतलब होता है उस चीज़ की प्रोडक्शन होना। तो यहाँ पर मेथनोजेन्स का मतलब और कुछ नहीं, मीथेन की प्रोडक्शन से ही है। व्हेरेas मेथनोट्रॉप्स का मतलब जैसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज़्यूम करते हैं। उसी तरह से मेथनोट्रॉप्स क्या करते हैं? वो मीथेन को कंज़्यूम करते हैं। इस वजह से क्या होता है, कहीं न कहीं मीथेन की जो कंसंट्रेशन है ना, वो कम हो जाती है। तो फ़र्क समझना, मिथेनोजेन्स के अंदर क्या होता है, मीथेन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ती है, मिथेनोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, आपकी एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आप सोच रहे होंगे सर कहाँ से हमें ये मीथेन वगैरह आ रही है? देखो ज़्यादातर जो कारण है ना इसके पीछे के नेचुरल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कैटल हो गया, ठीक है ना? कैटल भी आप जब वो डाइजेशन वगैरह करती है, ठीक है ना? या एक्सक्रीट वगैरह करती है, उस टाइम पे मीथेन का हमें कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाता है। उसी तरह से आप जानते होंगे जैसे हमारे चावल हैं, ठीक है, राइस फील्ड है, उनको आप देखते हो कैसे पानी के साथ हम उनको भर देते हैं। जब पानी के अंदर ऐसे पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा खड़ा रहता है, कहीं न कहीं वहाँ पर ना ऑक्सीजन के बिना वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना? एनारोबिक कंडीशन आप वहाँ पे बोल सकते हो। ऐसे टाइम के ऊपर भी ना हमारे यहाँ पे मीथेन की प्रोडक्शन होती हुई देखने को मिलती है। तो अगर हमारा ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है ना, वो सक्सेसफुल रहा, तो अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे। तो हमारी जो मीथेन की कंसंट्रेशन है हम उसको कम भी कर पाएँगे। यहाँ पर कैटल के लिए आपने फ़ीड का नाम सुना होगा, हरितधारा के तरह नाम सुना होगा। तो वो भी उसका काम कहीं न कहीं इसी डायरेक्शन में है कि मीथेन की हम कंसंट्रेशन को कम करें और ये जो बैक्टीरियल हमने देखा है ना, जो हमने बैक्टीरियल स्ट्रेन देखा है, ये भी इस डायरेक्शन में हमें काम करेगा। ठीक है ना? तो मेथनोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, किस तरह से ये काम करते हैं। ये कन्वर्ट कर देते हैं आपकी मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जो कि अपने आप में कम पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है? तो ये फ़र्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? एक क्वेश्चन भी मैं आपके लेके लेके आया हूँ, इसको ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। यूपीएससी ने 2022 के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है? एक देखो लास्ट वीक के अंदर ना हमने एक छोटी-सी चीज़ डिस्कस करी थी जेनेरिक ड्रग्स के बारे में। इनफैक्ट आज का जो आपका क्वेश्चन है ना एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर ही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनएमसी कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है जेनेरिक ड्रग्स के रिगार्डिंग कि हमारे जो डॉक्टर्स होंगे उनको ये प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी जेनेरिक ड्रग्स। है ना? याद है ना? तो अभी क्या हुआ है ना इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ देखने को मिले थे। तो एनएमसीसी ने बोला है नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि अभी हम इन गाइडलाइंस को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है? अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। ऐसा पिछले हफ्ते उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि मैंडेटरी हो चुका है, पर अभी उन्होंने उसके ऊपर एक रोक लगाई है कि अभी ऐसा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, थोड़े चेंजेस लेकर आएँगे, फिर अकॉर्डिंगली हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज के बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका नीचे मुझे कमेंट्स में आंसर बताना, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। ठीक है? और भी यहाँ पे ये नोटिस करो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने मुझे आंसर बताने हैं इनका। पहला जैसे कि जेनेरिक ड्रग्स के रिगार्डिंग कौन-कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें देखो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही बनाए गए, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है, या इनको एबीसीडी कर लो, ठीक है ना? एबीसीडी कर लो इनको और बताना इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन-सी इनकरेक्ट है, वो भी मुझे बताना, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर ये रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू अस्त्र मिसाइल, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों लास्ट वीक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, एक बार क्विकली मैं आप सबको उनका आंसर बता देता हूँ। एक था नॉर्दर्न सी रूट के बारे में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो बेरेंट सी हो गया, कारा सी हो गया, वहाँ से हमें बिगिनिंग उसकी देखने को मिलती है और बेरिंग स्ट्रेट के अंदर एंड होती है। ये तो हमने पूरा लोकेशन समझी ही थी। दूसरा सीएमई के बारे में, कॉलेज फॉर मिलिट्री इंजीनियरिंग। देखो एक्चुअल में ना पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ी-सी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी या रादर आई शुड से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। दरअसल में ना स्लाइड्स के अंदर एक गड़बड़ थी। ये 1948 में नहीं 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये प्लीज़ आप इसको करेक्शन कर लीजिए। इट वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1943 एंड नॉट 1948। तो ये एक स्लाइड्स के अंदर एक छोटी-सी टाइपोग्राफिकल एरर थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर बस एस्टैब्लिश्ड इन 1943 आना है। पैनामा कैनाल की अगर हम बात करें, तो क्या इंडियन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है? नहीं, ये आपको किसको कनेक्ट करता है? आपका पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। मेक श्योर कि आप इन दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना अस्त्र मिसाइल का भी एंड आपको जो जेनेरिक ड्रग्स का भी, इन दोनों का आप आंसर मुझे डेफिनेटली आप आंसर कमेंट्स में कीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।